वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एडुकेटम विद गुरु जी में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं विपिन सिंह हिस्ट्री की एक सीरीज चला रहा हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर वैदिक काल। जैसा कि वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हमने इससे पहले ऋग वैदिक को कवर अप कर लिया है। अब हमारा जो इसका अगला पोर्शन उत्तर वैदिक है, आज उसकी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने सुविधा के लिए चीज़ों को पॉइंट में दिखाया है और आपको सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज बताया जाएगा। पहली चीज़ क्या है कि भौगोलिक स्थिति और विस्तार की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि ऋग वैदिक काल में जो इनका भौगोलिक विस्तार मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जो सीमा थी उसको ये ब्रह्मवर्त कह रहे थे, जो कि हिमालय की मुजवंत पर्वत थी। पूरब के साइड में गंगा का पश्चिमी हिस्सा, दक्षिण में राजस्थान और इधर पश्चिम में जो है अफगानिस्तान तक इनकी सीमाएं फैली हुई है। अब ये धीरे धीरे क्या है कि ये पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब ये गंगा का जो पश्चिमी सीमा था, अब उससे आगे बढ़ते हुए ये गंडक नदी तक ये पहुंच जाते हैं। और ये जो गंगा और यमुना का जो द्वयाप क्षेत्र है, इसको ये कहते हैं ब्रह्मऋषि देश या ब्रह्मर्षि देश। अब क्या है, तो राजस्थान में इनकी दक्षिण सीमा है। अब ये वहां से नीचे आकर के विंध्य क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे इस क्षेत्र को ये मध्य क्षेत्र कहते हैं। और ये पूरा ब्रह्मवर्त, मध्य क्षेत्र और ब्रह्मर्षि देश, इन तीनों को मिला करके इस सबको आर्यावर्त मतलब आर्यों की भूमि वो कहते हैं। अब क्या है कि देखिए, राजनीतिक स्थितियों की चर्चा कर लेते हैं। राजनीतिक स्थिति जो है, क्योंकि ये विस्तार क्यों कर रहे हैं, पहले वो आर्य भारत में आए थे, धीरे धीरे वो अपनी स्थितियों को मजबूत कर रहे हैं। जो जन था, चूंकि अब धीरे धीरे अपनी स्थिति बढ़ा रहे हैं, एक जन के अंतर्गत अब 2 या 3 जन इकट्ठा हो जा रहे हैं। 2 या 2 से अधिक जन आपस में मिल करके जनपद का निर्माण कर रहे हैं। अब जन जो था, अब वो जनपद बन गया है। यहाँ पे जनपद जैसी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। और राष्ट्र शब्द की चर्चा जो है सर्वप्रथम हमको उत्तर वैदिक काल में मिलती है। ये राष्ट्र है, इसको राष्ट्रवाद के साथ मत मिलाइएगा। राष्ट्रवाद एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन राष्ट्र शब्द की यहाँ राष्ट्र से तात्पर्य जनपद से ही था उनका। और ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत आ गया है। राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत से तात्पर्य होता है कि राजा जो है वो देवताओं का पुत्र है, तो उसका सम्मान करना या उसकी आज्ञा को मानना कहीं न कहीं अनिवार्य है। उसके खिलाफ किसी तरह का विद्रोह नहीं हो सकता है। अब क्या है कि इन सब की वजह से राजा के अधिकार में वृद्धि हो रही है, क्योंकि राजा अपना जो है क्षेत्रफल जो है बढ़ा रहा है, तो उसका अधिकार भी बढ़ रहा है। और ये हमें इस बात से अनुभूति होती है कि सभा और समिति जो कि ऋग वैदिक काल में थी, उत्तर वैदिक काल में भी है, लेकिन जो इनका नियंत्रण राजा के ऊपर पहले होता था, अब वो यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभा और समिति जो है वो पूरी तरीके से प्रभावहीन हो गई थी, क्योंकि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री की संज्ञा दी गई है। प्रजापति की पुत्री मतलब महत्व तो है, लेकिन कम हुआ है। इसके अलावा जो रत्निन है, मतलब जो राजा के सहयोग के लिए तमाम तरह के पदाधिकारी होते थे, उनकी संख्या में वृद्धि देखी गई है। अब वो बढ़ करके 12 हो गई है। रत्निन में अब सेनानी जो है वो प्रमुख हो गया है, और पुरोहित का स्थान जो है वो सेनानी से नीचे आ गया है। क्योंकि राजा क्षेत्र का विस्तार कर रहा है, उसको सेना की जरूरत है, तो सेनानी का पद जो है ज्यादा प्रमुख हो गया है। इसके अलावा राजा अपनी वृद्धि को, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसको पैसा चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कर अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि स्वैच्छिक था ऋग वैदिक काल में। और इसका नाम है भाग या शुल्क। ये जो है 1/16वां हिस्सा जो है था, अनाज का 1/16वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। कर जो था केवल वैश्य वर्ग देता था, और इसीलिए इसको अनश्य बलिकृत भी कहा गया है, क्योंकि पुरोहित वर्ग जो थे वो अध्ययन अध्यापन कराते थे, कर मुक्त थे, क्षत्रिय कर की वसूली कर रहा है, और शूद्र चूंकि उसकी स्थिति समाज में एक सेवक की थी, तो उससे कर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो सारा कर का जो बोझ था वो वैश्य वर्ग के ऊपर था।
न्याय का सर्वोच्च अधिकारी यहाँ पे भी राजा है, जो पहले भी था, लेकिन पुरोहित की के साथ मंत्रणा वहां भी कर रहा था, यहाँ भी कर रहा है, लेकिन यहाँ ज्यादा प्रभावशाली हो गया है। विदत जैसी संस्थाएं जो है उत्तर वैदिक आते आते समाप्त हो गई हैं। इसके अलावा जैसे कि रत्निन, रत्निन मतलब चूंकि इनके कान जो है छिदे होते थे, उसमें वो रत्न धारण करते थे, इसलिए इनको रत्निन बोला जाता था। और रत्निन में दो नए पद आ गए हैं, एक है संग्रहिता जो कि कोषाध्यक्ष है, और दूसरा है भागदूत। भागदूत मतलब भाग को स्वीकार करने वाला, कलेक्ट करने वाला। तो ये टैक्स कलेक्टर या राजस्व को कलेक्ट करने वाला था। अब क्या है, राजा के अंदर दिखावा बहुत आ गया है, क्योंकि राजा की शक्ति बढ़ गई है तो दिखावा कर रहा है। तो दिखावा किस तरीके से कर रहा है? रासु यज्ञ, रासु यज्ञ पहले भी हुआ करता था, इसकी चर्चा ऋग्वेद में है। लेकिन अब क्या है, 17 प्रकार के जलों से राजा जो है वो अपना अभिषेक करा रहा है। मतलब कहीं न कहीं आडंबर वाली स्थिति दिखाई पड़ती है। वाजपेयी यज्ञ जो है इसमें वो शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। वाजपेयी यज्ञ में राजा जो था वो अपने कुल के तमाम लोगों के साथ और कुलीन वर्ग के साथ एक घुड़दौड़ करता था, जिसमें कि राजा का रथ जो है हमेशा जीतता था। इस बात का संकेत था कि आपका राजा सबसे शक्तिशाली है, जितने भी लोग हैं। अश्वमेध यज्ञ जैसे हो रहे थे, मतलब ये साम्राज्य विस्तार के लिए। अब क्या है कि सीमाओं को तोड़ करके अब उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ दिया जाता था। जहां तक घोड़ा निर्विरोध रूप से, मतलब कोई उसका विरोध नहीं करता, वो सारी जमीन राजा के अधीन मान ली जाती थी। अगर कोई विरोध करता था तो उसको बलपूर्वक हराया जाता था। इस तरह की चीजें थी। अब इन सब का ही प्रभाव है कि राजा की स्थितियां मजबूत हो रही है, तो उत्तर पश्चिम पूरब इन सब के राजा अपने आप को अलग अलग नामों से संबोधित कर रहे हैं। एग्जाम में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर में जो राजा है वो अपने आप को विराट कह रहा है, दक्षिण के राजा को भोज बोल रहे हैं, पूरब के राजा को सम्राट बोल रहे हैं, पश्चिम में इसको स्वराट बोल रहे हैं, और मध्य देश में राजा के नाम से संबोधित किया जा रहा है। और जो इन सारे क्षेत्रों को जीत लेता था उसको एक राट बोलते थे। एक राट बहुत ही कम राजा हुए हैं। महापद्मनंद और अशोक को हम एक राट के रूप में मान सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि देखिए, उपनिषदों में कुछ राजाओं का उल्लेख है, प्रदेशों के कुछ राजाओं का उल्लेख है। तो चूंकि एग्जाम में वो पूछता है, इसीलिए मिलान के लिए आता है, तो कुछ प्रमुख नाम है जिनको आप जान लीजिए कि केकय के राजा जो थे वो थे अश्वपति। काशी के जो राजा थे वो थे अजातशत्रु। उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। विदेह के राजा जनक थे। कुरु जो कि पुरु और भरत इन दो जनों को मिला के बना था, इसके राजा थे उद्वालक अरुणी थे। और पांचाल के राजा जो थे वो थे प्रवाहण जैवली। तो इस तरीके से हम इनकी राजनीतिक स्थितियों को देख लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सामाजिक स्थिति की तरफ। देखिए, उत्तर वैदिक काल आते आते जो वर्ण व्यवस्था थी इसमें जटिलता दिखाई पड़ रही है। जो कि पहले शिथिल था, अभी थोड़ा जटिल हो गया है। स्त्रियों की दशा इसमें गिरावट आ रही है। गिरावट कैसे आ रही है? स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण नहीं कर रही हैं। व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से उपनयन संस्कार बंद हो गया है, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से व्यक्ति अपने लड़कियों को, स्त्रियों को शिक्षित करता था, क्योंकि इस टाइम में भी गार्गी जैसी शिक्षित महिलाओं का नाम आता है। इसके अलावा क्या है कि देखिए, सभा और विदत इन संस्थाओं में अब औरतें हिस्सा नहीं ले रही हैं, गिरावट है। दूसरा क्या है कि बाल विवाह का प्रचलन दिखाई पड़ता है। इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण में स्त्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। इसके अलावा मैत्रेयणी संहिता जो है उसमें 3 बुराइयों में, जैसे कि पासा, सुरा और स्त्री, 3 बुराइयां मानी गई हैं, और उन 3 बुराइयों में से एक बुराई स्त्री भी है। तो दिखाया जा रहा है कि स्त्रियों की दशा में गिरावट आ रहा है। यद्यपि यह ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा काफी ज्यादा है, लेकिन आगे आने वाले समय की तुलना में ये गिरावट कम है। कैसे कम है? क्योंकि यहाँ पे भी सती प्रथा नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है, नियोग की प्रथा है। इसके अलावा सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी मतलब
पुरुष का आधा हिस्सा माना गया है। इससे यह आभास होता है कि स्त्रियों की दशा गिरी तो है लेकिन उतनी नहीं गिरी है। अब क्या है कि समाज में आश्रम व्यवस्था दिखाई पड़ती है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की बात की गई है। एक है ब्रह्मचर्य मतलब शिक्षा ग्रहण करना, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, इन 3 की चर्चा की गई है। लेकिन संन्यास की बात नहीं की गई है। संन्यास की चर्चा आगे जाके सूत्र काल में जाबालोपनिषद, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है कि चारों आश्रमों की पहली बार जो व्याख्या है वो जाबालोपनिषद में सूत्र काल में किया गया था। उससे पहले उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रमों का वर्णन है, वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ठीक है, तो इस स्थिति, सामाजिक स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, समाज में बदलाव दिखाई पड़ रहा है। अब क्या है, आर्थिक स्थितियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पशुपालन जो कि पहले प्रमुख पेशा था, अब कृषि प्रमुख पेशा हो गया है कि कृषि जो है वो मुख्य पेशा बन गया है। और इसका कैसे हमें आभास होता है, देखिए शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि 6, 8, 12, 24 बैलों के द्वारा जुताई हो रही है। अर्थात इतने बैलों से जुताई हो रही है, मतलब खेती बहुत विस्तृत क्षेत्र में की जा रही है, बहुत बड़े पैमाने पे की जा रही है। इसके अलावा अथर्ववेद में सिंचाई के लिए नहरों का, अथर्ववेद में सिंचाई के लिए नहरों की चर्चा हो रही है। इससे पहले कुओं और तालाब के माध्यम से सिंचाई हो रही थी, अब नहरों का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात कृषि बहुत विस्तृत क्षेत्र में हो रही है और उस पानी के लिए नहरों की आवश्यकता है। फसलों के भी 2 प्रकार हैं, जैसे कि बिना खेती से प्राप्त फसल और खेती द्वारा प्राप्त फसल, अर्थात इनको फसलों के वैरायटीज के बारे में पता है। जुताई, कटाई, मड़ाई जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जुताई के लिए कर्षण है, कटाई के लिए वपन है और मड़ाई के लिए विड़न। इसके अलावा क्या है, ऋण जैसी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। कृषि के लिए ऋण देने वाली बात हो रही है। ऋण के लिए कुसीद शब्द का प्रयोग हो रहा है और ऋण देने वाले को कुसीदीन बोला गया है। इसके अलावा जो अनाज को मापने की इकाई है वो द्रोण है। द्रोण अनाज को मापने की इकाई है। पशुपालन जो है वो पहले की भांति यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन अब क्या है, अब कृषि जो है वो प्रमुख हो गया है। अब क्या है, देखिए शिल्प की जहां तक बात आती है, शिल्प का यहाँ पे विस्तार दिखाई पड़ रहा है। अब क्या है कि रथकार, स्वर्णकार, चर्मकार, रज्जुकार, कुम्हार, लुहार, ये जो है कहीं न कहीं प्रोटो अर्बन शिल्प जो है ये अब यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। तो शिल्प का क्षेत्र बड़ा है ऋग्वैदिक की तुलना में। व्यापार की बात आती है, ऋग्वैदिक काल में जैसा कि हमको पता है कि इनको समुद्र का ज्ञान नहीं था, अब यहाँ पे इनको समुद्र का ज्ञान हो चुका है। अब ये समुद्र से परिचित हो गए हैं क्योंकि समुद्री यात्राओं की चर्चा होती है। यद्यपि पूर्व से पश्चिम में व्यापार की चर्चा है, तो हो सकता है कि समुद्र पार भी करते हो, बहुत विस्तृत व्याख्या नहीं है, लेकिन लोग समुद्र की यात्राएं करते थे, इस चीज की व्यापक चर्चा है। सिक्कों का प्रचलन अभी भी यहाँ पे नहीं है। जो व्यापार हो रहे हैं वस्तु विनिमय, मतलब वस्तुओं को दे करके वस्तुओं को प्राप्त करना। माप की इकाइयां भी यहाँ पे दिखाई पड़ती है। निष्क जो कि ऋग्वैदिक काल में गले का आभूषण है, अब यहाँ पे माप की इकाई उत्तर वैदिक काल में बन गया है। इसके अलावा सतमान और कृषण, ये सब माप की इकाइयां हैं। और खास बात क्या है कि तैत्तरीय आरण्यक में पहली बार नगर शब्द की चर्चा हुई है और नोट मैंने दे दिया है कि हस्तिनापुर और कौशाम्बी इसको जो है नगरों का आदि रूप माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है, अभी हम देखेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के महाजनपद काल, जहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से तमाम नगरों का निर्माण हो गया है। तो उसकी शुरुआत हम हस्तिनापुर और कौशाम्बी के तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पे नगरों का आदि रूप हमें दिखाई पड़ता है। अब धार्मिक स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए धार्मिक स्थिति जो है, यहाँ पे आराधना की रीति में परिवर्तन आया है। मंत्रोच्चारण जो कि पहले भी हो रहा था वो अभी भी हो रहा है, लेकिन पशु बलि पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब कर्मकांड और पशु बलि जैसी चीजें
अब यहाँ ज्यादा प्रभावशाली हो गई हैं, अर्थात कर्म कांड और अलौकिक चीजें। पुरुष मेघ यज्ञ जो है और सौत्रामणि यज्ञ जो है, इसमें कहीं न कहीं बलि दी जाती थी, अर्थात बलि जैसी चीजें यहाँ पे बढ़ी है। उत्तरवैदिक काल में देवताओं की महत्ता में भी परिवर्तन आया है। पहले इंद्र प्रमुख देवता थे, अब क्या है, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा जो है वो सर्वोच्च देवता हो गए हैं। विष्णु की भी चर्चा होती है, रुद्र की भी देवता के रूप में चर्चा होती है। मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उसकी चर्चा यहाँ पे कहीं न कहीं आदि रूपों में हुई है। अब क्या है, पूषण जो है वो शूद्रों का देवता हो गया है, और वरुण जो कि अब यहाँ पे केवल जल के देवता है, जो कि ऋग्वैदिक काल में एक प्रमुख देवता थे। इनको ऋतस्य गोपा बोला जाता था। जो ऋत नामक व्यवस्था होती है, ऋत एक ऐसी व्यवस्था होती है, माना जाता है कि ऋत जो है संतुलन की व्यवस्था है। ये प्रकृति जो है जिस तरीके संचालित हो रही है ऋत के कारण हो रही है, और उसके देवता भी वरुण थे, लेकिन अब केवल ये जल के देवता के रूप में हो गए हैं। पूषण जो है वो शूद्रों के देवता हो गए हैं। अब क्या है, मूर्ति पूजा का यहाँ पे आभास तो होने लगा है, लेकिन इसका प्रचलन जो है हमें गुप्त काल में दिखाई पड़ता है, और सतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म की चर्चा हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? पुनर्जन्म का मतलब होता है अलौकिक चीज, मतलब जो दिखा नहीं है उस पर विश्वास। तो अलौकिकता अब इनके जीवन में आने लगी। जो ऋग्वैदिक काल में लौकिक सत्ताओं को मान रहे थे, अब अलौकिक सत्ता में इनका विश्वास दिखाई पड़ता है। इस तरीके से उत्तरवैदिक काल की जो तमाम स्थितियां हैं हम उसको देख चुके हैं। अब आगे हम इसी चैप्टर में सूत्र काल, छोटा सा पीरियड है, जिसमें कि इसका आगे का हिस्सा दिखाई पड़ता है। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व सूत्र काल या धर्मशास्त्र काल कहते हैं। देखिए, चूंकि इस काल में सूत्रों की रचना की गई थी, मैंने बताया था कि वेदों के कुछ हिस्से होते हैं जिनके वेदांग बोला गया है। 6 भाग बोले गए थे, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, इन सब की चर्चा की गई थी, ज्योतिष, ठीक है, और व्याकरण, तमाम चीजों की मैंने चर्चा की थी। उसी में से जो कल्प जो सूत्र है, उन्हीं को सूत्र शास्त्र कहा जाता है। अब उसमें किन तरह की चीजों का वर्णन है हम उसको भी देखते हैं, और इसको हम विस्तृत तौर पर देखते हैं, ठीक है, तो ताकि हम बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। देखिए, सूत्र काल में जैसा कि हम लोग बोर्ड में देख रहे हैं, यहाँ से बहुत सीमित प्रश्न आते हैं, तो बहुत ज्यादा फैक्ट जानने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। सूत्र काल, इसको धर्मशास्त्र काल भी कहते हैं, 600 से 300 ईसा पूर्व। यहाँ पे खास बात क्या है कि जो अब तक वर्ण व्यवस्था थी, अब ये जाति के रूप में कन्वर्ट हो गई है। समाज में 4 जातियां हैं, कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके अलावा क्या है कि तमाम तरह के, चूंकि पहले विवाह जो थे वो अनुलोम और विलोम दोनों तरह के विवाह होते थे। अनुलोम विवाह को अच्छा माना जाता था, लेकिन प्रतिलोम विवाह भी हुआ करते थे। यहाँ पे क्या है, अब क्या है कि अंतःवर्ण विवाह पर यहाँ पे रोक जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है कि आप केवल अपने वर्ण में ही शादी कर सकते हैं, या लड़का जो है वो लड़की से वर्ण में बड़ा होना चाहिए, ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ती है। और अब यहाँ पे क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज बोला गया। द्विज का मतलब होता है कि जो फिर से जन्म ले। द्विज मतलब जिसका उपनयन संस्कार हो रहा है। उपनयन संस्कार होने के बाद ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का एक नया जन्म हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे जो शूद्र है इनको अब क्रिटिसाइज किया जाने लगा, समाज में इनकी स्थिति और भी गिर गई, और इनको उपनयन संस्कार से दूर कर दिया गया। ये भी अब शूद्रों की भी 2 स्थितियां थी, एक जो नगर के अंदर रहते थे और एक जो नगर के बाहर। जो नगर के अंदर रहते थे वो तो सेवा जैसे कार्य किया करते थे, जो नगर के बाहर थे उनकी स्थितियां और खराब थी। यहाँ पे जैसे चांडाल, जैसे तमाम तरह के जो संज्ञाएं दी गई हैं इस तरह की। तो अस्पृश्यता या अछूत, जैसे छुआछूत शब्द जो है वो इसी काल की देन है। यहीं से समाज में अस्पृश्यता जैसी चीजें दिखाई पड़ती हैं, जो कि आज तक हमारे समाज में कहीं न कहीं वो दिखती हैं दबे छुपे तौर पे। अब क्या है कि देखिए, स्त्रियों की दशा में भी यहाँ पे
बहुत खराब हो गई है। जो स्त्रियों को शिक्षित किया जा रहा था पूरी तरीके से स्त्रियों को जो है अब यहाँ पे तमाम तरह की बुराइयों के तौर पे देखा जा रहा है, ठीक है। उसकी स्थिति बहुत, पिता को बहुत ज्यादा स्त्रियों को कहीं न कहीं पुरुषों के अधीन यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। अब जो 3 आश्रम थे यहाँ पे 4 आश्रम, 8 तरह के विवाह की चर्चा होती है। और खास बात क्या है कि सिक्कों का प्रचलन, वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्कों का जो प्रचलन जो कि इससे पहले भारत में नहीं दिखाई पड़ता है, वो यहाँ पे हमको सूत्र काल में दिखाई पड़ता है। सिक्कों का प्रचलन, इसको कि आहत सिक्के बोलते हैं। ये 5वीं सदी ईसा पूर्व में चांदी के सिक्के थे जो कि पीट के बनाए जाते थे। इसी को आहत सिक्के बोले जाते हैं। आहत मतलब कहीं न कहीं से पीट करके आहत कर देना, ठीक है। अब क्या है कि रामायण और महाभारत की भी रचना इसी काल में दिखाई पड़ती है। महाभारत को ही जय संहिता कहते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है, पता होना चाहिए। इसके अलावा विवाह के जो 8 प्रकार हैं उनकी चर्चा होती है, एग्जाम में पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से बस एक वर्ड में सबको एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, हर्ष विवाह, प्रजापत्र, 4 ये विवाह हैं जो कि अच्छे माने जा रहे हैं। सबसे प्रचलित जो है ब्रह्म विवाह है, जो आज के टाइम में होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को देखने के लिए मिल रहे हैं, आपस में बातचीत हो रहा है, पसंद कर रहे हैं, शादी हो गई है। तो सबसे प्रचलित उस समय यही था। इसके अलावा दैव विवाह हुआ करता था, जिसमें कि यज्ञ का आयोजन होता था। ऐसा माना जाता है कि जो अच्छा यज्ञ कर लेता था, कहीं न कहीं पुरोहित वर्गों से संबंधित होगा। आर्ष विवाह जो है वो एक जोड़ी बैल लेकर के जो है विवाह कर लिया जाता था। प्रजापति विवाह मतलब होता है वचनबद्धता के आधार पे। आप पिक्चरों में देखते होंगे कि हीरोइन का पिता जो है, आज के वर्तमान समय बॉलीवुड की पिक्चरों में होता है कि हीरोइन का जो पिता है वो मर रहा है, अचानक हीरो का हाथ पकड़ के कहता है कि आज से मेरी बेटी जो है वो उसको संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो वैसे विवाह उस समय भी होते थे। इसी को प्रजापति विवाह बोलते हैं, जो कि वचनबद्धता के आधार पे होता था। रब ने बना दी जोड़ी पिक्चर में कुछ ऐसी बात देखी जा सकती है। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह है कि किसी के साथ प्रेम हो गया है और उसके साथ आप जो है आपका संबंध बन गया है, तो उससे जो पुत्र होता था, माना जाता था कि वो दोनों जो है इनके बीच में संबंध बना है, उनके बीच में कहीं कहीं गंधर्व विवाह के तौर पे पति पत्नी है। इसके अलावा असुर विवाह, जिसमें कि हम लोग खरीद करके, मतलब एक महिला को खरीद करके विवाह कर लिया। राक्षस मतलब अपहरण करके, जैसे पृथ्वीराज चौहान कर रहे हैं, तो ये राक्षस वाली स्थिति में आ रहा है। और पिशाच जो कि सबसे गंदा है, इसमें जबरदस्ती या बलात्कार के माध्यम से किसी को अपना बना लेना। तो ये 4 अच्छे नहीं माने गए हैं। गंधर्व विवाह क्षत्रियों में प्रचलित था और बाकी समाज में ये 4 को अच्छा माना गया था। इसके अलावा 16 तरह के संस्कारों की चर्चा होती है, जो कि आज भी हमारे समाज में दिखाई पड़ते हैं। कुछ का मैंने नाम लिख दिया है समझने के लिए कि हाँ, ये संस्कार हमारे समाज का हिस्सा, जैसे कि गर्भ में पुत्र का आ जाना, नामकरण, अन्नप्राशन आज हम लोग करते हैं। शायद कर्ण वेदन पहले हुआ करता था, राजस्थान जैसे जगहों पे अभी भी हो रहा है। उपनयन संस्कार, यहीं से शिक्षा प्रारंभ होती थी। विवाह और यहाँ तक कि अंत्येष्टि को भी एक संस्कार के तौर पे समाज में स्वीकार किया गया है, जो कि आज भी स्वीकार किया जाता है। और पुराणों की चर्चा चूंकि नहीं किए गए थे, इसलिए यहाँ पे मैं पुराणों की चर्चा कर ले रहा हूँ, चूंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब क्या है, देखिए, पुराण जो है, सबसे जो पुराना पुराण है वो है मत्स्य पुराण, ठीक है। और पुराणों से भी हमें बड़ी जानकारी मिलती है। यहाँ से हमें जो है मौर्य काल की जानकारी मिलती है, ठीक है। 18 पुराण है, 5 इनके विषय माने गए हैं पुराणों के। कौन कौन से? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ये 5 विषय हैं पुराणों के। मतलब जो पुराणों को लिखा गया उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। सर्ग मतलब होता है आदि सृष्टि, मतलब सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, सृष्टि का बीज रूप क्या था, यहाँ पे उसकी चर्चा हुई है। प्रतिसर्ग में
प्रलय के बाद फिर से जब सृष्टि बनती है तो किस तरीके से सारी चीजें होती है, इन सब की चर्चा की गई है। ये सब पुराणों का हिस्से हैं। वंश में देवताओं और ऋषियों के वंशों की चर्चा की गई है। मनवंतर में महायुग जो है, 4 युग है, ठीक है, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है, इन सब की चर्चा की गई है। और वंशानुचरित में जो राजवंशों की घटनाएं हैं उनकी चर्चा की गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसी तरीके से तमाम तरह के पुराणों से हमें तमाम तरह की ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। तो इस तरीके से आपका जो है वैदिक कल्चर खत्म होता है। वैदिक के साथ में मैंने ये सूत्र काल भी छोटा सा था, इसको भी खत्म कर दिया है। तो आज की लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और आशा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करें।